जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित यूपी पीसीएस 2022 की परीक्षा का अंतिम परिणाम आ चुका है। तमाम लोगों का चयन हुआ है। इस प्रक्रिया में या इस सूची में यूनिक जांच पीसीएस संस्थान से भी 5 जो अभी तक जानकारी मिली है, 5 लोगों का उस अंतिम चयन सूची में नाम आया है। कुंजलता जी ये डीएसपी हुई हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। प्रतीक्षा कटारा जी नायब तहसीलदार, प्रदीप कुमार यादव जी नायब तहसीलदार, प्राची पवार डिस्ट्रिक्ट यूथ वेलफेयर ऑफिसर और कृष्ण कुमार यादव प्रबंधक खादी और ग्रामोद्योग। ठीक है, तो ये हमारे यूपी पीसीएस प्रथम बैच के ये अभ्यर्थी हैं। ठीक है, अब ये 2022 है, 2022 का परिणाम आ चुका। 2023 की परीक्षा 14 मई को सुनिश्चित है। उसके लिए हम लोग यहाँ पे सेशंस ले रहे हैं जो महत्वपूर्ण है, जहां से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं वो हम लोग सेशन कवर कर रहे हैं। ये जो दोनों श्रृंखलाएं थी, अब इनके आगे बढ़ते हैं और आता है यूपी पीसीएस 2024 के लिए। ठीक है, फाउंडेशन बैच लॉन्च किया जाएगा जून के प्रथम सप्ताह में। ठीक है, न केवल यूपी पीसीएस के लिए बल्कि यूपीएससी सीएससी के 2024 के लिए भी फाउंडेशन बैच लॉन्च किया जाएगा जून के प्रथम सप्ताह में। यूपी यूनिक जाम्स आईएएस का ये विंग है जो कि पीसीएस से रिलेटेड बैचेस आयोजित करता है, यूनिक जाम्स पीसीएस। ठीक है, तो चलिए 2022 में चयनित इन अभ्यर्थियों को अनंत अनंत शुभकामनाएं और इनके उज्जवल भविष्य की हम लोग क्या करते हैं, कामना करते हैं, अनंत बधाई। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, रिवीजन श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। करंट अफेयर्स, आपने परीक्षाओं में लगभग करंट अफेयर्स के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो लगभग कई बार 40 तक उनकी संख्या पहुंच जाती है। तो इस विश्लेषण को, इस ट्रेंड एनालिसिस को देखते हुए यह पाया जाता है कि अगर हम लोग करंट अफेयर्स 2-4 सब्जेक्ट ऐसे हैं, जैसे करंट अफेयर्स हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया। ठीक है, या अगर किसी इसमें छोड़ रहे हैं किसी एक को तो साइंस कर लिया, तो वहां से क्वेश्चन अच्छे खासे आ जाते हैं। ठीक है, और हम आसानी से 90+ का आंकड़ा या 95+ का आंकड़ा क्रॉस कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सेफ जोन माना जाता है। ठीक है, सेफ एंड सिक्योर जोन माना जाता है। तो आप लोगों ने अध्ययन किया होगा करंट अफेयर का। हम लोग इस समय क्या कर रहे हैं, रिवीजन सीरीज लेकर आए हुए हैं। ठीक है, आपने जो स्टडी किया है उसको हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से और उसके बाद उससे संबंधित तमाम तथ्यों को देखेंगे। करंट इवेंट क्या है और करंट इवेंट से कौन सा करंट अफेयर निकल रहा है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे सब्जेक्ट के साथ हम लोग कनेक्ट करते हुए। ठीक है, क्वेश्चंस के माध्यम से करेंगे। तो पहला जो प्रश्न है हमारा, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड अ सॉलिड फ्यूल रॉकेट नेम्ड क्या, जुल जानाह। ठीक है, जुल जानाह। किस देश ने जुल जानाह नाम से एक ठोस ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया। ठीक है, किस देश ने लॉन्च किया, तो ईरान ने लॉन्च किया। किस देश ने लॉन्च किया, ईरान ने लॉन्च किया। ठीक है, अगर हम ईरान की स्थिति देखें तो ये है कैस्पियन सी है, ये ब्लैक सी है, ये भूमध्य सागर है। ठीक है, ये भूमध्य सागर है। ठीक, ईरान के ठीक नीचे ये पर्शियन गल्फ है और सऊदी अरेबिया के ये इधर है रेड सी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमको। इसमें हम लोग ज्योग्राफी भी थोड़ा देख ले रहे हैं। अब ईरान किससे सीमा साझा करता है, तो तुर्कमेनिस्तान से करता है, अफगानिस्तान से करता है, पाकिस्तान से करता है, समुद्री साझा इधर समुद्री सीमा इधर साझा करता है। इधर किससे करता है, ईरान से करता है सीमा साझा, इधर अजरबैजान से करता है। ठीक है, तो ये हो गया, इससे रिलेटेड थोड़ी जानकारी हो गई मैपिंग से। अब हम देख लेते हैं जुल जानाह के बारे में। ये क्या है, ये पहले ये 3 चरणों वाला है। ठीक है, 2 चरणों में ठोस ईंधन का उपयोग किया जाएगा। इसमें 2 चरणों में ठोस ईंधन का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अगर हम तीसरे चरण की बात करें तो तीसरे चरण में इसमें तरल ईंधन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि यह कितने किलोग्राम का उपग्रह ले जा सकता है, तो 220 किलोग्राम तक का यह उपग्रह ले जा सकता है। यह सैटेलाइट कैरियर जुल जानाह, ठीक है, पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचने के लिए डिजाइन किया गया है। और यह चूंकि पृथ्वी की निचली कक्षा तक यह पहुंचेगा और पृथ्वी की निचली कक्षा से संबंधित तमाम आंकड़े क्या करेगा, एकत्रित करेगा। ठीक है,
अब ये जुलजानाह जो नाम है थोड़ा अटपटा, मतलब अटपटा इन द सेंस कि बोलने में थोड़ा सहज नहीं आप महसूस कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये जुलजानाह नाम कौन सा है, ठीक है। एक आप पैगंबर मोहम्मद के बारे में हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा है, उनके पौत्र थे इमाम हुसैन, हुसैन के घोड़े का नाम है ये जुलजानाह, ठीक है। तो वहीं से ये नाम धारण किया गया, लिया गया, ठीक है। अब ईरान के बारे में थोड़ा देख लेते, थोड़ा हमने मैपिंग पहले ही देख लिया था, अब देख लेते हैं। अगर हम बात करें ईरान कहां है, तो दक्षिण पश्चिम एशिया में है। 1935 में 1935 तक इसे फारस या पर्सिया के नाम से जानते थे, फारस या पर्सिया के नाम से जानते थे। हिस्ट्री हमने पढ़ा है तो फारसी आक्रमण, ठीक है, या पर्सियन आक्रमण, तो वहां पे कई बार कंफ्यूज नहीं होना है, उसको रिलेट कर देना है, कोरिलेट कर लेना है आज के ईरान से, ठीक है। इसीलिए ईरान के साउथ में ये जो गल्फ है इसको पर्सियन गल्फ कहते हैं, ये ईरान के नाम पर ही रखा गया है, ठीक है। 1979 में इसे क्या घोषित कर दिया गया, इस्लामिक रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। यहां की जो ईरान की जो अर्थव्यवस्था है मुख्यतः तेल और प्राकृतिक गैस निर्यात पर निर्भर है, ठीक है। और प्राकृतिक गैस के रिजर्व मतलब भंडार की दृष्टि से अगर हम बात करें तो ईरान विश्व का सबसे बड़ा देश है, सर्वाधिक प्राकृतिक गैसों का सबसे अधिक भंडार ईरान में है। ईरान की राजधानी कहां है, तो ये है ईरान की राजधानी, ठीक है, ये है तेहरान, तेहरान ईरान की राजधानी है और ईरान की मुद्रा क्या है, ईरानी रियाल है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा राज्य व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना मेडिसेप शुरू करने जा रहा है, विच स्टेट इज गोइंग टू लॉन्च अ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम मेडिसेप, ठीक है। चलिए, कौन कर रहा है, केरल कर रहा है, केरल कर रहा है, या इंग्लिश में केरला कर रहा है, ठीक है। ये देखिए केरल के ठीक ऊपर कर्नाटक है, ईस्ट में क्या है इसके, तमिलनाडु है, ठीक। चलिए, साउथ में ये सी है, यहाँ पे सागर है, ठीक है, अरब सागर है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। कब से, 1 जुलाई 2022 से, ठीक है, मेडिसेप योजना यहाँ पे शुरू हुआ। किसके लिए शुरू हुआ, जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं या जो पेंशन भोगी हैं, ठीक है, उनके परिवार या उन पे आश्रित जो उनके सदस्य हैं उनके लिए यह चिकित्सा बीमा योजना यह शुरू करी गई है, ठीक है, राज्य सरकार के, यह ध्यान रखना है। अगर हम बात करें केरल के गठन की, तो 1 नवंबर 1956 को इसका गठन किया गया। यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा यह मान्यता प्राप्त विश्व का प्रथम शिशु सौहार्द राज्य है। यह ध्यान रखना है केरल के बारे में कि यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त यह विश्व का प्रथम शिशु सौहार्द राज्य है, भारत का सबसे साक्षर राज्य है और इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम है। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है, विथ विच कंट्री इंडिया रिसेंटली अनाउंस्ड द कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमिक प्रोग्राम। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमिक कार्यक्रम की घोषणा की, किस देश के साथ करी, तो ब्रिटेन के साथ करी। किसके साथ करी, ब्रिटेन के साथ करी, ठीक है। चलिए, ये ब्रिटेन के साथ करी। अच्छा, हम लोग ब्रिटेन के बारे में देखेंगे, ठीक है। ब्रिटेन इंग्लैंड में मुख्यतः क्या अंतर है यह जानना जरूरी है। कई बार परीक्षाओं में यह पूछ सकता है कि ब्रिटेन के भाग कौन कौन से हैं, लेकिन अगर परीक्षाओं में न भी पूछे तो एक सामान्य रूप से हमको यह जानकारी होनी चाहिए, इसलिए भी जरूरी। इसका उद्देश्य क्या है पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमिक कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, यह है कि सभी राष्ट्रमंडल सदस्य देश जो हैं उनके राजनयिकों को वैश्विक प्रभाव वाली उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता और कौशल से क्या करना है, लैस करना है। और राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमिक कार्यक्रम के लिए नई दिल्ली का क्या किया गया है, इसका चयन किया गया है। यहां पे यह आयोजित करने के लिए इसका चयन किया गया, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें यूनाइटेड किंगडम की, तो यूनाइटेड किंगडम को क्या कहते हैं, ब्रिटेन कहते हैं। यूके या ब्रिटेन ये अलग चीज है, ठीक है। इंग्लैंड इसका एक हिस्सा है। अब देखिए इसमें क्या क्या कौन कौन से शामिल हैं।
इसमें देखिए अगर हम यूके की बात करें या ब्रिटेन की बात करें तो इसमें कौन कौन से शामिल हैं, तो इसमें नॉर्थ आयरलैंड शामिल है। ये देखिए ये नॉर्थ आयरलैंड है, ठीक है। स्कॉटलैंड शामिल है, ठीक है, स्कॉटलैंड हो गया, ठीक है। वेल्स शामिल है और इंग्लैंड शामिल है। ध्यान रखिएगा कौन कौन शामिल है, नॉर्थ आयरलैंड शामिल है, स्कॉटलैंड शामिल है, वेल्स शामिल है और इंग्लैंड शामिल है। चलिए यहां पे हमने देख लिया ये, ठीक। अगर हम बात करें कि यहां के शासक कौन है, तो यहां के शासक चार्ल्स तृतीय हैं, चार्ल्स थर्ड हैं। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जी हैं, भारतवंशी ऋषि सुनक जी हैं। और यहां की मुद्रा क्या है, पाउंड स्टार्लिंग क्या है, यहां की मुद्रा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। रिसेंटली इन विच स्टेट द साओ जोआओ फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड, हाल ही में किस राज्य में साओ जोआओ उत्सव मनाया गया या त्योहार मनाया गया, तो ये कहां मनाया गया, गोवा में मनाया गया। कहां मनाया गया, गोवा में मनाया गया। ये साओ जोआओ फेस्टिवल से रिलेटेड ये पिक्चर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, ये पिक्चर्स हैं। अगर हम साओ जोआओ किसको कहते हैं, तो सेंट जॉन द बैप्टिस्ट को भी हम साओ जोआओ के नाम से जानते हैं, ठीक है। प्रतिवर्ष 23 जून को यह गोवा में मनाया जाता है और यह एक वार्षिक कैथोलिक त्योहार है, आर्ट्स एंड कल्चर से रिलेटेड है, ठीक है, आर्ट्स एंड कल्चर से रिलेटेड है। प्रतिवर्ष मनाया जाता है, 23 जून को मनाया जाता है लगभग, 23 जून को मनाया जाता है लगभग, क्या निश्चित रूप से, ठीक है। और गोवा में मनाया जाने वाला वार्षिक कैथोलिक त्योहार है। और यह किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो यह मानसून की शुरुआत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक है, मानसून की शुरुआत के उपलक्ष्य में। जो असल में इस त्योहार में होता क्या है, जो कुएं हैं या नदियां हैं तो वहां पे कुछ उपहार डाले जाते हैं, ठीक है, तोहफे डाले जाते हैं पानी में। फिर उसमें क्या करते हैं कि जो इस फेस्टिवल की प्रथा ये है या परंपरा ये है कि उसमें कूद कर वो उपहार ढूंढते हैं, ठीक है। और इस फेस्टिवल के दौरान लोग ताजे फलों, ताजी सब्जियों इत्यादि के या जंगली फूलों के क्या पहनते हैं, मुकुट पहनते हैं, क्राउन पहनते हैं, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, कोपेल कहते हैं। क्या कहते हैं, कोपेल कहते हैं, ठीक है, ये है कोपेल कहते हैं, ठीक। अगर हम गोवा की बात करें तो गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, जनसंख्या की दृष्टि से चौथा सबसे छोटा राज्य है। पुर्तगालियों ने लगभग 450 साल गोवा पर शासन किया, तो पुर्तगाली केंद्रित यह राज्य रहा, ठीक है, लगभग 450 साल यहां पे शासन किया। और 19 दिसंबर 1961 को भारतीय प्रशासन को यह सौंपा गया, 19 दिसंबर 1961 को यह भारत को सौंपा गया। अगर हम बात करें गोवा की राजधानी क्या है, ये देखिए गोवा आपका ये गोवा है, ठीक, कर्नाटका के जस्ट बगल में ये गोवा है, इसके ऊपर महाराष्ट्र है, ये गोवा की राजधानी है पणजी। और पणजी किस नदी पे है, तो पणजी मांडवी नदी पे है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक अभी अजय देवगन जी की और तब्बू जी की एक फिल्म आई थी, उसमें 2 अक्टूबर को कहां गए थे, 2 अक्टूबर को कहां थे, तो उसमें पणजी बार बार उल्लेख होता है, ये उसी पणजी का उल्लेख हो रहा है, ठीक है। चलिए, हाल ही में कौन सा राज्य यूरेनियम उत्खनन के लिए लेटर ऑफ इंटेंट LOI जारी करने के साथ यूरेनियम खनन के क्षेत्र में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बना? Which state recently became the third state to enter the field of uranium mining with the issuance of letter of latent intent for uranium exploration, ठीक है। तो ये लेटर ऑफ इंटेंट क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं आशय पत्र। क्या कहते हैं, आशय पत्र कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब कौन बना, तो राजस्थान बना। ये जगह इसीलिए हमने छोड़ रखा है कि यहां पे हम आंसर लिख सके, राजस्थान बना, ठीक है। ये है, ये यूरेनियम का फिगर, ये यूरेनियम का चित्र है, ठीक है। थोड़ा साफ सुथरा नहीं है, कुछ चित्र साफ है, कुछ जो है कि साफ नहीं आ पाए, ठीक है, इनका रेजोल्यूशन थोड़ा कम है। तो अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के सीकर जिले में, ठीक है, सीकर जिले की खांडेला तहसील के रोहिल में, ध्यान रखिएगा,
वहां पे 46 हेक्टेयर क्षेत्र में यूरेनियम भंडार मिले हैं, ठीक है, राजस्थान के सीकर की खंडेला के रोहिल में, ठीक है। और इस क्षेत्र में लगभग 12 मिलियन टन यूरेनियम के भंडार संभावित है। लगभग कितने हैं? 12 मिलियन टन के अनुमान है। अगर हम बात करें कि देश में अभी कहां कहां पे हो रहा है, तो झारखंड के सिंहभूमि के जादूगोड़ा में और आंध्र प्रदेश में यूरेनियम का उत्खनन किया जा रहा है। वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करें यूरेनियम के सर्वाधिक उत्पादन की, तो वैश्विक स्तर पर कजाकिस्तान हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, ये सर्वाधिक हो गया। यूरेनियम का अगर उपयोग करें मुख्यतः तो वो बिजली बनाने में होता है। हालांकि रेडियो एक्टिव तत्व है, लेकिन जो इसका शांति प्रयोजनों से यह सुनिश्चित किया गया है कि यूरेनियम का उपयोग किया जाएगा, तो मुख्यतः बिजली बनाने के लिए होता है, परमाणु आधारित बिजली बनाने के लिए होता है। यूरेनियम क्या है? एक चमकदार श्वेत रंग की धातु है, ये है यूरेनियम, ठीक है। अब फोटो इसकी साफ नहीं आई, रेजुलेशन अच्छा नहीं है, नहीं तो आपको साफ साफ दिखा देते, बाकी गूगल पे जाके दिखा नहीं सकते हम, कॉपीराइट का इशू है, ठीक है, कोई कब लगा दे कोई भरोसा नहीं। तो चमकदार श्वेत रंग की धातु है, इसका संकेत U है, परमाणु संख्या 92 है और परमाणु भार 3 होता है। परमाणु संख्या इधर लिखी जाती है 92 और परमाणु भार इधर लिखी जाती है 03, कॉर्नर पे लिखी जाती है या इधर लिखी जाती है, ठीक है, 03, यह ध्यान रखिएगा। चलिए U है इसका। चलिए आगे चलते हैं। विच ग्रुप हैज अनाउंस्ड $600 बिलियन ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम्स फॉर पुअर कंट्रीज? किस समूह ने गरीब देशों के लिए 600 बिलियन अमेरिकन डॉलर के वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रमों की घोषणा की है? ठीक है, तो G7 ने करी है, G7 ने करी है। ये G7 के सदस्य देशों का ये क्या है, आप कह सकते हैं कि उनको उनके मैप या उनकी जो ज्योग्राफिक स्थिति है उसको डिनोट किया गया है। G7 ने किया है, ठीक है, या G7 ने किया है। और इसका जो उद्देश्य है वह चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के साथ प्रतिस्पर्धा करना है। चीन की बेल्ट एंड रोड पहल को क्या कहते हैं? वन बेल्ट वन रोड भी कहते हैं। वन बेल्ट वन रोड, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड पहल, ये सब एक ही चीज है, ठीक है। ये क्या करेगा? यह एक वैश्विक बुनियादी ढांचा विकास करने की रणनीति है। हम अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में बात कर रहे हैं। ये क्या करेगा? ये जो चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको प्रतिस्पर्धा देने के लिए विकसित किया गया है, ठीक है। यह बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है? एक वैश्विक बुनियादी ढांचा विकास करने की रणनीति है, ठीक है, जिसे चीन द्वारा वर्ष 2013 में शुरू किया गया था, ठीक है। लगभग इसका जो उद्देश्य है कि चीन लगभग 70 देशों में क्या कर सके, अपना अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और 70 देशों में क्या करने का, उसमें इन्वेस्टमेंट करने की योजना है। अगर हम मार्च 2022 तक के डाटा की बात करें तो कुल लगभग 146 देशों ने ये जो वन बेल्ट वन रोड है इस पहल पर उन्होंने अपनी सहमति दर्ज की है, अपना हस्ताक्षर दिया है, ठीक है। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक वन बेल्ट वन रोड, ठीक है, परियोजना के लिए क्या कर रहा है? वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है, बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए ऋण प्रदान कर रहा है, ठीक। ये हो गया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से। अब G7 के बारे में देख लेते हैं। ये 7 सबसे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है, G7 या 7 का समूह है। इसमें कनाडा है, अमेरिका है, ब्रिटेन है। देखिए ब्रिटेन है यहाँ पे, ठीक है, इंग्लैंड नहीं है, मतलब इंग्लैंड ब्रिटेन का हिस्सा है, ठीक है, लेकिन ब्रिटेन है, बाकी उसके 3 हिस्से भी शामिल है, ध्यान रखना है। फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है और इटली है, ठीक, यही वो डिनोट किया गया है, ठीक। चलिए अगर हम G7 की बात करें तो 1975 में इसको गठित किया गया था और जो सभी G7 कंट्रीज हैं और इसके साथ साथ इंडिया, ये किसके मेंबर है? G20 के मेंबर है। तो सभी G7 देश और उसके साथ साथ इंडिया G20 के मेंबर हैं, लेकिन इंडिया G7 का सदस्य नहीं है। हमने बताया कौन कौन इसके सदस्य है, कनाडा है, अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है, इटली है,
ये फ्रांस है, जापान है, जर्मनी, ये सब G7 के मेंबर हैं। ठीक है, G7 का कोई निश्चित मुख्यालय नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। कई बार परीक्षाओं में हेडक्वार्टर पूछता है, अगर आपसे हेडक्वार्टर अगर ये बोल दे कि G7 का हेडक्वार्टर वाशिंगटन है या लंदन है, तो बिल्कुल ये नहीं है। उसमें से एक ऑप्शन निश्चित रूप से दिया रहेगा कि इसका कोई मुख्यालय नहीं है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं आपको चुन के आना है, जैसा सुटेबल उत्तर रहे। ठीक है, अगला देखना है, अगला जो हमारा है कि विच स्टेट या यूटी, ठीक है, लॉन्च्ड मो बस सर्विस विच हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड द यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस अवार्ड। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मो बस सेवा शुरू की, जिसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, मैप आपको दिख रहा होगा, ओडिशा का है। हम लोग इसके बारे में भी देख लेंगे, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। ओडिशा के राजधानी क्षेत्र शहरी परिवहन प्राधिकरण ने, ठीक है, क्या किया, स्मार्ट प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने और महिला सवारियों को सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए नवंबर 2018 में मो बस सेवा शुरू करी थी। कब शुरू करी थी? नवंबर 2018 में। और इन्हें वर्ष 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। अगर हम बात करें कि मो बस को कोविड-19 मतलब किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए शुरू 2018 में किया गया था, तो 2022 में ही क्यों सम्मानित किया गया? असल में ये मो बस ने कोविड-19 में जो दुनिया को बेहतर ढंग से उबरने में भूमिका और प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया। कोविड-19 के दौरान मो बस का ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, और कोविड-19 के संक्रमण को जल्दी से रिकवर करने में अपना योगदान दिया, या कम फैलने में अपना योगदान दिया किसी तरीके से। ठीक है, चलिए, मो बस में लाइव ट्रैकिंग, ट्रेवल प्लानर और ई टिकटिंग जैसी रियल टाइम प्रौद्योगिकियों को शामिल किया गया है। तो यह भी ध्यान रखिएगा कि ये मो बस क्या है, रियल टाइम प्रौद्योगिकियों से लैस है। अगर हम बात करें, अब ये ओडिशा की बात हो गई, ओडिशा की बात हो गई, तो ओडिशा जो है इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 में हुई थी। ठीक है, 1 अप्रैल, देखिए बंगाल से ठीक है 1911 में क्या हुई, यह घोषणा हुई कि बिहार और ओडिशा अलग कर दिए जाएंगे। 1912 में इंप्लीमेंट हुआ, बिहार और ओडिशा बंगाल से अलग कर दिए गए। लेकिन बिहार से जो अलग किया गया ओडिशा, वो 1936 में किया गया। 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा का स्थापना हुआ। तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस भी मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब ओडिशा के संभलपुर में के पास हीराकुंड बांध अवस्थित है। ध्यान रखिएगा, हीराकुंड बांध प्रश्न पूछा जाता है, किस नदी पे अवस्थित है? आपको इसका उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। ठीक है, ओडिशा के संभलपुर के पास हीराकुंड बांध स्थित है। ये विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। हीराकुंड बांध, ये देखिए, ये संभलपुर है, ये संभलपुर का क्षेत्र है, ये है आपका बांध, और ये विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। ठीक है, अब बात करें तो ओडिशा में ही पुरी, कोणार्क और भुवनेश्वर है। तो इन्हें पूर्वी भारत का सुनहरा त्रिकोण भी कहते हैं, गोल्डन ट्रायंगल ऑफ ईस्ट इंडिया। पूर्वी भारत का सुनहरा त्रिकोण किसे कहते हैं? पुरी, कोणार्क और भुवनेश्वर को याद रखिएगा। क्रोमाइट, मैग्नीज, अयस्क और डोलोमाइट के उत्पादन में ओडिशा भारत के सभी राज्यों से आगे है। मतलब ओडिशा क्रोमाइट, मैग्नीज, अयस्क और डोलोमाइट के उत्खनन में प्रथम स्थान है इसका भारत में। ओडिशा की राजधानी जो है ये है भुवनेश्वर, ओडिशा की ये राजधानी है, पूरी यहां पे है। ठीक है, अब देखिए, जो बंगाल का जो तट है, वेस्ट बंगाल का जो तट है, जो बे ऑफ बंगाल में जो खुलता है, उसको कहते हैं दीघा तट बोलते हैं। क्या कहते हैं? दीघा तट बोलते हैं। और ओडिशा का जो तट है, जो बे ऑफ बंगाल के साथ है, इसको उत्कल तट बोलते हैं, उत्कल तट बोलते हैं। और कई बार ठीक है, इनको किस में शामिल कर लिया जाता है? उत्तरी सरकार में भी शामिल कर लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, यहां से देखिए, आप वेस्ट बंगाल भी इससे टच करता है। ठीक है, ये आपका क्या झारखंड टच करता है, छत्तीसगढ़ टच करता है, नीचे आप आ जाइए आंध्र प्रदेश टच करता है। तो ये भी आप अपने मैपिंग में देखते रहिएगा, प्रश्न इससे भी पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत सरकार नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस को वित्त मंत्रालय से किस मंत्रालय में स्थानांतरित कर रही है? मतलब एक ये विभाग है,
इसको वित्त मंत्रालय में पहले रखा गया था, अब किस मंत्रालय में स्थानांतरित इसे किया जाएगा, ठीक है। तो यह किस मंत्रालय में किया जाएगा, होम मिनिस्ट्री में किया जाएगा, अमित शाह जी के मिनिस्ट्री में किया जाएगा, ठीक है, होम मिनिस्ट्री में यह किया जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि किस लिए ऐसा किया जा रहा है स्थानांतरण, नशीले पदार्थों से संबंधित सभी मामलों को एक ही विभाग के पास एकीकृत रूप से सॉल्व करने के लिए ऐसा कदम उठाया गया है, ठीक है। नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एनडीपीएस एक्ट 1985 और नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक पदार्थ एक्ट 1988, ये दोनों कहाँ हैं, वर्तमान में वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग द्वारा संचालित किया जाता है, ठीक है। तो अभी इन्हें राजस्व विभाग द्वारा, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के द्वारा ये एक्ट प्रशासित होते थे। अब ये एक्ट सरकार ऐसा विचार कर रही है कि कहाँ पे होम मिनिस्ट्री को इसके प्रशासन का अधिकार दे दिया जाए, ठीक है, जिससे कि अमित शाह जी अच्छे तरीके से, या मतलब ये कहे कि जो होम मिनिस्ट्री है वो अच्छे तरीके से एकीकृत रूप से सभी सुरक्षा के सभी मामलों को एकीकृत रूप से वो देख सके, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है द वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड अ लोन ऑफ $245 मिलियन टू सपोर्ट विच प्रोजेक्ट, ठीक है। विश्व बैंक ने किस परियोजना का समर्थन करने के लिए 245 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी, किस परियोजना को, तो रेलवे लॉजिस्टिक परियोजना या रेलवे लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट, ठीक है। इसको सपोर्ट करने के लिए विश्व बैंक ने क्या किया, 245 मिलियन डॉलर का क्या दिया, ऋण दिया इंडिया को। अगर हम विश्व बैंक की बात करें तो 1944 में 1944 में, ठीक है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी, ठीक है। अब हम थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं, फिर विश्व बैंक के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग ले लेंगे। अब ये जो रेलवे लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट है, इसका उद्देश्य क्या है, यह रेल माल ढुलाई और रसद बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण का के लिए जो भारत का प्रयास है उसको क्या बनाएगा और समर्थन करेगा, उसको और बेहतर बनाएगा, यह इसीलिए यह ऋण प्रदान किया गया है, ठीक है। भारत को सड़क मार्ग की अपेक्षा रेल मार्ग के द्वारा यातायात को स्थानांतरित करने में भी यह मदद करेगा। यह माल ढुलाई और यात्री परिवहन को अधिक कुशल बना देगा, ठीक है। जाहिर सी बात है, रेलवे विकसित होगी तो यात्री परिवहन और माल ढुलाई अधिक कुशल होगा, कम समय में गंतव्य तक पहुंचेगी। हर साल लाखों टन जो कि सड़क यातायात के कारण जो होता है, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होगा, वह भी क्या होगा, कम होगा। यह परियोजना ग्राहक उन्मुख दृष्टिकोण विकसित करने के लिए है और इसके साथ साथ क्या होगा कि यह निजी क्षेत्रों को भी अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए आमंत्रित करेगा, या कह सकते हैं कि उनको भी क्या करेगा, आकृष्ट करेगा, ठीक है। तो पीपीपी मोड पे काम करेगा। भारतीय रेलवे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेल है, चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है भारत के पास, लेकिन इस रेल नेटवर्क के द्वारा केवल 17% यातायात या माल ढुलाई हम कह सकते हैं संपन्न होता है, माल ढुलाई संपन्न होता है, ठीक है। 17%, लेकिन 71% किसके द्वारा होता है, ये सड़क के द्वारा होता है, ठीक है। तो रेल विश्व में चौथी सबसे अधिक है और कितना हो रहा है, केवल 17% है, और सड़क के द्वारा कितना हो रहा है भारत में, 71% है। तो इस चीज को क्या करना है, ये रेलवे लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट जो है, इस चीज को ये 71 से जो है शिफ्ट करके इधर 17 की ओर करेगा कि और जो है यातायात या फिर माल परिवहन जो भी है, ठीक है, यह रेलवे की ओर अधिक शिफ्ट हो, इसका उद्देश्य ये है, ठीक। अगर हम विश्व बैंक की बात करें तो स्थापना की बात हम लोग कर ही चुके हैं। मेंबर कितने हैं, 189 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, अगर आपसे पूछे तो वाशिंगटन डीसी में है। इसके अध्यक्ष कौन है, ठीक है, तो डेविड मालपास जी हैं, और सीईओ कौन है, तो अंशुल कांत जी है। सीईओ कौन है, अंशुल कांत जी है। आगे चलते हैं। विच सिटी हैज बीन रैंक्ड एज द वर्ल्ड मोस्ट लाइवेबल सिटी इन द ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2022 या 2022 रिपोर्ट। ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2022 रिपोर्ट में किस शहर को दुनिया के सबसे अधिक रहने योग्य शहर के रूप में स्थान दिया गया है, ठीक है। तो द इकोनॉमिक्स
द इकोनॉमिस्ट जो जर्नल है उसके द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित करी जाती है। ये वर्ष 2022 का ये रिपोर्ट है, ठीक है, वर्ष 2022 का ये रिपोर्ट है। इसके बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं। दुनिया के 140 शहरों का, विश्व के 140 शहरों का इसमें विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। अगर हम बात करें कि सबसे अच्छा शहर कौन है, तो इसका जो उत्तर है ये ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। अब वियना के बाद कौन आता है? डेनमार्क का कोपेनहेगन आता है और कनाडा का कैलगरी आता है। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा है। अगर हम अपने पड़ोसी देश चीन की बात करें, ठीक है, तो चीन का जो रैंक है, चीन की जो राजधानी है, राजधानी शहर जो है बीजिंग, उसका 71 रैंक है। कितना है? 71 रैंक है। अगर दक्षिण एशियाई के कुल 6 शहरों में अगर हम दिल्ली की बात करें तो 112 रैंक है और मुंबई 117 पे है। तो अगर भारत में पूछे लाइबिलिटी, ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स में भारत में सबसे शीर्ष पर कौन सा शहर है, तो दिल्ली है। ध्यान रखिएगा, दिल्ली है। और इस इंडेक्स में 140 शहरों में ये साउथ एशिया के 6 शहरों को शामिल किया गया है, ठीक है, 6 शहरों को शामिल किया गया है। मुंबई का 117 रैंक है। कितना है? 117, 117, ठीक है, 117। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कैपिटल कही जाती है कराची, और बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, यह सबसे कम रहने लायक शहरों में इनको रखा गया है। सबसे कम रहने लायक शहरों में रखा गया है किसको? कराची को, पड़ोसी, और ढाका को। लेकिन सीरिया की राजधानी जो दमिश्क है, सीरिया की राजधानी दमिश्क है, इस सूची में रहने लायक, रहने योग्य जो शहर है, इस सूची में सबसे नीचे स्थान दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ये सबसे नीचे कौन है? सीरिया की राजधानी दमिश्क है और सबसे ऊपर वियना है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, ठीक है। चलिए आगे है, देखते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज कम्युनिकेशन सैटेलाइट रिसेंटली लॉन्च्ड फ्रॉम, ठीक है, कैरो इन फ्रेंच गुयाना। ठीक, हाल ही में फ्रेंच गुयाना या गयाना भी कहते हैं कि कैरो से प्रक्षेपित भारत के संचार उपग्रह का क्या नाम है? भारत का संचार उपग्रह है, ठीक है, GSAT-24। क्या है? GSAT-24। जैसे PCS या UPSC में CSAT होता है ना, इस बार CSAT-23 है, लेकिन ये GSAT-24 है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करिए फ्रेंच गुयाना कहां पे है? फ्रेंच गुयाना है साउथ अमेरिका में है। कहां पे है? साउथ अमेरिका में है, ठीक है। और किस अंतरिक्ष यान से इसे प्रक्षेपित किया गया? चूंकि बाहर से लॉन्च किया गया है और उसका एक कारण भी है, क्योंकि हमारे पास उतनी क्षमता नहीं है कि हम इसे, उतनी पावर नहीं है हमारे स्पेसक्राफ्ट में कि हम इसे लॉन्च कर सके, ठीक है। तो इसलिए फ्रेंच गुयाना से किया गया। एक एरियन 5 है, अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान है, जो कि फ्रांस का है। फ्रांस की एक कंपनी है एरियन स्पेस, उसके द्वारा यह लॉन्च किया गया, एरियन 5 के द्वारा, ठीक है। GSAT कहां से? साउथ, कंपनी फ्रांस की है। कहां से लॉन्च किया गया? साउथ अमेरिका से लॉन्च किया गया। किसका लॉन्च किया गया? भारत का GSAT-24 लॉन्च किया गया, जो कि भारत का क्या है? संचार उपग्रह। अब देखिए क्यों किया गया, क्योंकि ऐसा रॉकेट नहीं है कि जो 4 टन से अधिक वजन वाले उपग्रह को पृथ्वी की भू स्थिर कक्षा, ठीक है, जियो स्टेशनरी में इसको रख सके, ठीक है, कक्षा में स्थापित कर सके। 4 टन से अधिक को भारत के पास अभी ऐसी कोई क्षमता नहीं है, ठीक है। भारत का जो सबसे शक्तिशाली रॉकेट है GSLV MK3 जो भारत का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है, वो अधिकतम 4 टन तक ही ले जा सकता है, 4 टन तक ही ले जा सकता है, लेकिन ये 4 टन से अधिक था, इसलिए इसको एरियन 5 द्वारा ले गया गया। अब ये जो GSAT-24 है, ये जो डायरेक्ट टू होम सर्विस है, जो टीवी वगैरह देखते हैं, चूंकि समय तो हम लोग को मिल नहीं पाता, और हकीकत मैं आपको बताऊं तो मेरे यहाँ व्यक्तिगत तौर पे मेरे घर पे टीवी नहीं है। ऐसे बात नहीं है कि टीवी खरीदा नहीं गया था। टीवी जब मैं आई थिंक 9th 10th में था, या शायद 6th 7th में था, तो उस समय एक टीवी आई थी, उस समय जो रंगीन टीवी थी, ठीक है, कलर टीवी आई थी। उसके पहले एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी। लेकिन जब मैं 12th में था ना, तो उस समय किस्मत देखिए, उस समय टीवी खराब हो गई। उसके बाद जो पापा उस टीवी को सही कराने के लिए मार्केट में ले गए, ठीक कराने के लिए, मैंने PG कर लिया, वो उस दुकान से लाए ही नहीं। और उसमें खराब क्या हुआ था, केवल जो चैनल बदलने वाला होता है ना, वो केवल खराब हुआ था।
जब वो नहीं आया तो फिर नहीं आया। अब तक अभी तक टीवी है ही नहीं, फिर ये आगे आपका मोबाइल आ गया, सारा कुछ आपके मोबाइल पे है, तो टीवी की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये जो डीटीएच है, डायरेक्ट टू होम है, ठीक है, इसकी क्या करेगा, पूरे अखिल भारतीय इसको क्या करेगा, कवरेज प्रदान करेगा। मतलब एक ही संचार उपग्रह द्वारा डीटीएच की सेवाओं को पूरे अखिल भारतीय स्तर पे या पूरे भारत के पूरे क्षेत्र में इसको क्या किया जाएगा, कंट्रोल किया जा सकता है। इसकी एक खासियत है। चलिए आगे चलते हैं। द प्रोजेक्ट ऑफ इंटरलिंकिंग द बेदती वर्धा रिवर विच वॉज द डिस्कशन रिसेंटली इन रिलेटेड टू विच स्टेट, ठीक है, किस राज्य से संबंधित है, जहां पे कि चर्चा में ही रही वेदती वर्धा नदी जोड़ो परियोजना, ठीक है, ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये कर्नाटका से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, ये कर्नाटका से संबंधित है, ठीक है। चलिए वेदती वर्धा परियोजना के बारे में अगर हम जान लें तो ऐसी ज्योग्राफी से रिलेटेड ये प्रश्न है, चूंकि करंट अफेयर, देखिए यही चीज होता है, यही बात होती है, ठीक है। देखिए ये क्या है, ये करंट इवेंट है कि यह परियोजना क्या रही, चर्चा में रही, ठीक है, चर्चा में रही, क्योंकि जो वहां पे पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो समूह है, जो वहां की सिविल सोसाइटी है, वो क्या कर रही है, इसका विरोध कर रही है, ठीक है, इससे पर्यावरण को क्षति होगी, वो कह रही है। ये क्या हो गया, करंट इवेंट हो गया, ये करंट इवेंट हो गया। और उससे संबंधित यह परियोजना किन नदियों को लिंक कर रही है, इससे संबंधित नदियां किसकी सहायक नदियां हैं, कहां वो गिरती हैं, मतलब कहां वो अपना पानी समाप्त करती हैं, किस सागर में मिलती हैं, ये क्या हो गया, करंट अफेयर का हिस्सा हो गया। तो करंट इवेंट जब आपके स्टैटिक पोर्शन से जोड़ दिया जाता है तो वो करंट अफेयर बन जाता है। ध्यान रखिए यही मुख्य अंतर है करंट इवेंट और करंट अफेयर में अंतर करने का, ठीक है। तो कर्नाटका में ये घटना हुई, वेदती वर्धा परियोजना। अगर हम इस परिकल्पना की बात करें कि ऐसा कब विचार किया गया था, तो सबसे पहली बार 1992 में, ठीक है, यह परियोजना परिकल्पित करी गई थी, किसके लिए, पेयजल की आपूर्ति के लिए, कर्नाटक में पेयजल की आपूर्ति के लिए, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, अरब सागर की ओर जो पश्चिम में नदी बहती है वेदती को तुंगभद्रा नदी की एक सहायक नदी वर्धा के साथ जोड़ना है, ठीक है। तुंगभद्रा की सहायक नदी है वर्धा, जो कृष्णा नदी में मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। यहां पे देखिए हमने सहायक नदी भी जाना, कहां पे गिरती है ये भी जाना, किस नदियों में जुड़ रही है ये भी जाना, ठीक है। तो वेदती नदी अरब सागर की ओर गिरती है, ध्यान रखना है। वर्धा कृष्णा में मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ध्यान रखना है। बाकी जो वहां पे नदियां हैं ये आप ज्योग्राफी के सेक्शन में आपको गौतम सर पढ़ाएंगे, ठीक है, बताएंगे, और आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, बाल गोपाल योजना, ठीक है। चलिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना को मंजूरी प्रदान करी, तो ये भी किया है राजस्थान ने, ठीक है, राजस्थान ने किया है, ठीक है, राजस्थान ने किया है, ठीक है, राजस्थान मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। अच्छा इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे, कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को सप्ताह में 2 बार दूध दिया जाएगा पीने के लिए, ठीक है, 2 बार दूध दिया जाएगा पीने के लिए। 2 दिन कौन से चयन किए गए हैं, मंगलवार और शुक्रवार, ये 2 दिन हैं जो चयनित किए गए हैं। लेकिन ऐसा हो जाता है कई बार कि अच्छा सरकारी नौकरी करने वाले अक्सर यह प्रार्थना करते ही रहते हैं कि जो छुट्टी हो, सरकारी छुट्टियां, वो जो त्योहारी जो छुट्टियां हो, जो त्योहार से संबंधित जो छुट्टियां हो, वो संडे को ना पड़े, ठीक है। तो लेकिन कई बार ऐसा होता है कि संडे को पड़ जाता है, बहुत बार नहीं भी पड़ता है। तो अगर ऐसा होता है कि कोई सरकारी छुट्टी मंगलवार के दिन हो जाती है या शुक्रवार के दिन हो जाती है, ठीक, कोई छुट्टी त्योहार से संबंधित कोई छुट्टी या किसी प्रकार की छुट्टी हो जाती है, तो जिस दिन छुट्टी रहेगा वो उसके अगले शैक्षणिक दिवस को वह दिया जाएगा, ठीक है, दूध उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक। चलिए अब कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 150 मिलीलीटर दिया जाएगा, 150 मिलीलीटर, और कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के बच्चों को 200 मिलीलीटर दूध क्या किया जाएगा, वितरित किया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे ही नाश्ता परियोजना था, ठीक है। रिसेंटली इन विच कंट्री इंडियन यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल इनॉग्रेटेड द मैंगो फेस्टिवल, ठीक है।
हाल ही में किस देश में भारतीय केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया? ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये किस देश में किया, तो ये किया बेल्जियम में। ठीक है, आप फोटो पर ध्यान मत दीजिए, तस्वीरों पर ध्यान मत दीजिए। ठीक है, बेल्जियम के कहां किया? ब्रुसेल्स में किया, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में किया। ठीक है, अब चूंकि मैंगो फेस्टिवल से है तो अब आम की चर्चा हो और अक्षय कुमार जी ना आए, कियारा आडवाणी जी ना आए और क्या नाम है इनका, कैटरीना कैफ जी ना आए, तो यह चर्चा शायद अधूरी रहती है। इनके बारे में बाद में बात किया जाएगा। अभी देख लेते हैं इसका मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन जो किया, इसका उद्देश्य क्या था? ठीक है, इसका उद्देश्य था यूरोपीय लोगों के बीच आम के प्रति जागरूकता बढ़ाना और भारतीय आमों को यूरोप में क्या करना, यूरोपीय मार्केट में स्थापित करना। ठीक है, वहां तक इनकी स्वाद को पहुंचाना। ठीक, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका, सब जानते होंगे। सबसे अधिक आम का जो उत्पादन होता है वह भारत में होता है। भारत में, पाकिस्तान में और फिलीपींस में, ध्यान रखिएगा, भारत में, पाकिस्तान में और फिलीपींस में आम को राष्ट्रीय फल माना जाता है, जबकि बांग्लादेश में आम के पेड़ को राष्ट्रीय वृक्ष माना जाता है। आम के वृक्ष को क्या माना जाता है? राष्ट्रीय वृक्ष माना जाता है। दुनिया के कुल 41% आम का उत्पादन भारत करता है। इसके अलावा चीन और थाईलैंड भी इसके बड़े उत्पादकों में आते हैं। अगर आम की प्रमुख किस्मों में की बात करें तो लंगड़ा, दशहरी, फजली, सुंदरी, मालदा आम है। ठीक है, आम में विटामिन ए, बी और सी के साथ साथ अन्य एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाए जाते हैं। अगर आपसे परीक्षा में पूछे कि आम संशोधन केंद्र कहां है, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है, यूपी स्पेशल का प्रश्न है, और महाराष्ट्र के वेगुर्ला में है। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं इन दोनों महोदय पे। अक्षय कुमार जी को आम क्या करके पिचपिचा करके खाना अच्छा लगता है। ठीक है, लेकिन लगता है इन दोनों मोहतरमा को आम जो है काट कर खाना अच्छा लगता है। ठीक है, और ये जिस हिसाब से आम खा रहे हैं ना, उस हिसाब से अगर आप अच्छे से देख लिए, इनको जी भर के देख लिए आम खाते हुए, तो आपका आम खाने का मन नहीं करेगा। ठीक है, खा रहे हैं और गिरा रहे हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। विच एयरपोर्ट बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू रन ऑन हाइड्रो एंड सोलर पावर? कौन सा हवाई अड्डा, भारत का कौन सा हवाई अड्डा हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला हवाई अड्डा बना है? ठीक है, कौन सा बना है? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये बना है नई दिल्ली में। ठीक है, ये भारत का पहला हवाई अड्डा है। ठीक, जो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा और हाइड्रो ऊर्जा से संचालित हो रहा है। ठीक है, 1 जून 2022 से। अब इसका 6% हिस्सा किससे हो रहा है? ऑन साइट सौर ऊर्जा संयंत्रों से। वहीं पे जो सौर ऊर्जा संयंत्र बनाए गए हैं, अगर वहां पे 100 यूनिट बिजली खर्च हो रही है दिन भर में, तो 6 यूनिट, उन 6 यूनिट जो है कि वहां पे जो ऑन साइट सोलर पैनल्स हैं उससे लिए जा रहे हैं। बाकी के जो है 94%, 94% है, एक जल विद्युत संयंत्र से आ रही है। ठीक है, अब हम दीपक चौरसिया तो है नहीं कि हमको चंद्रयान की बात करना है तो हम जो है कि ग्राफिक्स के मदद से कहां पहुंच जाए, चंद्रमा पे पहुंचकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे तस्वीरें मिली हमको मार्केट में इन द सेंस कि जो हमें नेट पे अच्छी तस्वीर नहीं मिल पाई, जो तस्वीरें मिली ये सबसे अच्छी तस्वीर है। ठीक है, तो अब हम तो एयरपोर्ट पे जाकर ये टॉपिक आपको पढ़ा नहीं सकते, दीपक चौरसिया तो है नहीं। तो चलिए अब बात करते हैं कि जो ये किया गया है हाइड्रो और सौर ऊर्जा से जो ये चलने वाला भारत का पहला वो बना है, एयरपोर्ट बना है, तो इससे एक और भारत के लक्ष्य की प्राप्ति होती है। भारत नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य उसने क्या रखा है? वर्ष 2030 रखा है। तो वर्ष 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट के लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या है? यह हवाई अड्डा वो है, मतलब तैयार है। ठीक है, तो ये है वर्ष 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट के लिए यह तैयार है। चलिए आगे चलते हैं। Which state government has recently started the 17th शाला प्रवेशोत्सव
कैंपेन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 17वें शाला प्रवेशोत्सव अभियान की शुरुआत करी? तो किस सरकार ने करी? गुजरात सरकार ने करी। ठीक है, गुजरात को क्या कहा जाता है? लैंड्स ऑफ लीजेंड्स भी कहा जाता है, गुजरात सरकार ने करी। ठीक है, चलिए गुजरात सरकार ने करी। तो पहली कक्षा में विद्यार्थियों के नामांकन के दौरान यह चलने वाला वार्षिक उत्सव है, वार्षिक अभियान है। ठीक है, इसके बाद से क्या हुआ कि राज्य में बच्चों के नामांकन के पैमाने में बहुत अधिक तेजी देखी गई। ठीक है, और जो ड्रॉप आउट दर में भी भारी गिरावट आई। सबसे पहली बार यह बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने इसको वर्ष 2003 में इसको शुरू किया था। ठीक है, अगर हम बात करें गुजरात में जो ड्रॉप आउट की दर है वर्ष 2022 में 22% से कम होकर 3.07% तक रह गई। ठीक है, 3.07% तक रह गई। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? स्कूलों में अधिकतम नामांकन सुनिश्चित करना। अब अधिकतम नामांकन सुनिश्चित किया जाएगा, देखिए ये कैसे है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI अगर हम देखते हैं तो HDI में भी एक उसका जो क्या है इंडेक्स है, या उसका एक जो आयाम है वो क्या है कि सकल नामांकन दर। ठीक है, सकल नामांकन दर। तो यह HDI में भी, भारत के HDI सुधार में भी यह क्या करेगा? काम करेगा। अगर हम गुजरात के गठन की बात करें तो 1 मई 1960 को गुजरात स्थापित किया गया था, गुजरात का गठन हुआ था। गुजरात को द लैंड ऑफ लीजेंड्स भी कहते हैं, द लैंड ऑफ लीजेंड्स भी कहते हैं। अब देखिए यहां से क्यों नहीं इसको कहें। ठीक है, यहां से महात्मा गांधी जी आए, महात्मा गांधी जी से लेकर नरेंद्र मोदी जी भी यहीं से आए। ठीक है, तो हमने अतीत की बात भी कर ली और वर्तमान की बात कर ली। तो लैंड ऑफ लीजेंड्स भी इसको कहते हैं। गुजरात में गिर वन राष्ट्रीय उद्यान जो है यह दुनिया में एशियाई शेरों की एकमात्र जंगली आबादी का घर है। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गुजरात में है, और विश्व में एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है ये। ठीक है, चलिए गुजरात कपास में तंबाकू और मूंगफली में तंबाकू और मूंगफली का उत्पादन करने वाला भारत का प्रमुख राज्य है। क्या है? प्रमुख राज्य है। और गरबा दयाबेन, ठीक है, गरबा कौन करती हैं? दयाबेन करती हैं। ठीक है, गुजरात का प्रमुख पारंपरिक नृत्य है गरबा। ठीक, गुजरात। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के एक नए परिसर वाणिज्य भवन का उद्घाटन किया? किसने किया? ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने किया। ठीक है, चलिए इंडिया गेट के पास है, और इसको इस वास्तु तकनीक से बनाया गया है कि स्मार्ट रूप में बनाया गया है कि यह ऊर्जा बचत पर यह ध्यान दे, विशेष रूप से यहाँ पे ऊर्जा का बचत किया जा सके। इस टिकाऊ वास्तुकला को या सतत पोषणीय वास्तुकला के सिद्धांत को यहाँ पे स्वीकार किया गया है। यह एकीकृत और आधुनिक कार्यालय परिसर के रूप में कार्य करेगा। जो इस वाणिज्य भवन है, इस वाणिज्य भवन में इसका उपयोग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के विभागों, वाणिज्य विभाग तथा उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कि बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया? विच यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बाजरा? ठीक है, किसने किया? तो यह किया प्रहलाद सिंह पटेल जी ने। किसने किया? प्रहलाद सिंह पटेल जी ने किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विशेष प्रयास के कारण वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष भी घोषित किया गया है। यह ध्यान रखना, इंटरनेशनल डे ऑफ मिलेट्स, ये मिलेट्स ईयर, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कहा गया, अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष भी घोषित किया गया है। अगर इस थीम की बात करें, बाजरा पर जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, इसका थीम क्या था? तो द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया, द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया। अच्छा, एक रिपोर्ट आई थी, एक स्टडी आई थी कि जब से हरित क्रांति हुई है, हरित क्रांति के बाद क्या हुआ कि देश में गेहूं और चावल का विकास हुआ, चावल के उत्पादन में तेजी आई और लोगों की थाली तक आसानी से चावल और गेहूं पहुंचने लगे। ठीक है,
और क्या हुआ, बाजरा या मोटे अनाज क्या हुए, कम हुए। तो मोटे अनाजों के कम होने के कारण भी भारत में जो कई घातक बीमारियां हैं जिनमें कैंसर इत्यादि भी शामिल हैं, इनका क्या हुआ, इनकी रेट्स जो है अधिक होती गई। ठीक है, तो मोटे अनाजों को अपने जीवन शैली में, अपने खान पान में आप लोग भी अपनाइए। ठीक है, यह आपके स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। ठीक है, तो सम्मेलन का आयोजन किसने किया, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से उद्योग निकाय जो है एसोचैम द्वारा किया गया। सम्मेलन का जो आयोजन है वो खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए यह किया गया था। बाजरा क्या है, देश के सबसे पुराने खाद्य पदार्थों में से एक है। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन या इसो इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, यहां से भी बाजरा के साक्ष्य मिलते हैं। अगर यहां से मिलते हैं तो आप ये समझिए कि ये आप 2100 बीसी के आसपास से भी यहाँ पे साक्ष्य मिलना शुरू हो जाते हैं बाजरा के। ठीक है, भारत में, जिसे शुष्क क्षेत्रों या कम उर्वरता वाली भूमि पर भी बाजरा को उगाया जा सकता है। ठीक है, अब चूंकि इसके क्वालिटी ऐसे हैं कि इसको भारत के सुपर फूड के रूप में जाना जाता है। अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष पे हम लोग बात कर ही लिए हैं। अब बाजरा का सबसे अधिक उत्पादन अगर भारत में होता है तो कहां पे होता है, राजस्थान में होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में रिसेंटली द फर्स्ट इंडो नेपाल भारत गौरव टूरिज्म ट्रेन हैज बीन फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम विच रेलवे स्टेशन। हाल ही में पहली भारत नेपाल या इंडो नेपाल भारत गौरव ट्रेन किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ठीक है, तो दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से ये किया गया। ठीक है, पहली बार भारत और नेपाल को जोड़ेगी यह पर्यटक ट्रेन जो है, पहली बार रेलवे के थ्रू भारत और नेपाल को जोड़ेगी। भारत और नेपाल के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन देश के लोगों को क्या दिखाएगी, जो सांस्कृतिक महत्व के हैं, धार्मिक महत्व के स्थल है, ऐतिहासिक महत्व के स्थल हैं, उनका क्या कराएगी, भ्रमण कराएगी। ठीक है, भारत गौरव ट्रेनें भारत की समृद्ध आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को अपने लोगों को दिखाने का एक प्रयास है। इस अनोखे प्रयास की जो परिकल्पना करी थी, किस मंत्रालय ने करी थी, तो रेल मंत्रालय ने करी थी। भारत गौरव ट्रेन की जो परिकल्पना करी थी रेल मंत्रालय ने करी थी। इसका इनॉग्रेशन कब किया गया था, तो 21 जून 2022 को इसका इनॉग्रेशन किया गया। ठीक, टाइम भी आप देख सकते हैं, 5:30 बजे सायंकाल में इसका इनॉग्रेशन किया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है, रिसेंटली इन विच इंस्टीट्यूट ऑफ सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस संस्थान में सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया, किस संस्थान में किया, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में किया, भारतीय विज्ञान संस्थान में किया, भारतीय विज्ञान संस्थान में किया, बेंगलुरु में किया। ठीक है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में किया। और यह अपनी तरह का एक शोध सुविधा प्रदान करने वाला केंद्र है जो उम्र से संबंधित मस्तिष्क विकारों के प्रबंधन हेतु साक्ष्य आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण शोध कार्य करने पर केंद्रित है। ठीक है, सेंटर मतलब एक तरीके से यह जो मस्तिष्क से संबंधित जो बीमारियां हैं, जो विकार है, जो समस्याएं हैं, उन पे ये शोध करेगी। ये सामान्य भाषा में आप इसको समझ लीजिए। सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च एक गैर लाभकारी है, ठीक है, स्वायत्त अनुसंधान संगठन के रूप में कार्य करेगी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कार्य करेगी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज की हमारी ये जो करंट अफेयर रिवीजन श्रृंखला है उसका ये सेशन आज यहीं पे समाप्त होता है। हम कल फिर कुछ नए प्रश्नों के साथ जो कि परीक्षा में जिनके पूछे जाने की संभावना अधिक है उनके साथ हम फिर आएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।